नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2012 का ओल्ड पेपर हिंदी का। इसमें हम 30 प्रश्नों को जानेंगे कि किस तरह के से प्रश्न आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 प्रश्न, उसमें आपको ग्रामर से भी पूछे जाते हैं और गद्यांश पद्यांश से भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं तैयारी करने वाले, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना। तो जितने भी हमारे दोस्त अभी लाइव हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं हम आज के इस वीडियो को। ये हमारा पहला प्रश्न, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था 2012 में। ये ओल्ड पेपर है आपका हिंदी का। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ बताना है यहाँ पर आपको। तो इसका क्या अर्थ होता है? छल कपट से काम निकालना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं हमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कष्ट पर कष्ट आना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर देना है। जैसे हम प्रश्न पढ़ते हैं, आपको ऑप्शन देखकर उसका आंसर बताना है 2 से 3 सेकंड में। यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को आप रोक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली, बिना भूले लगातार बोलने की शैली। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। ये मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से डिसाइड कीजिए इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ता, था, दा, धा। सी आंसर आपका इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। डी ऑप्शन आपका सही होगा, के लिए। ठीक है, तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है इच्छावाचक वाक्य का कौन सा उदाहरण है। मोहन कल जाएगा, आपकी यात्रा मंगल में हो, मोहन कल आया था, वो घर पहुंच गया था, गया होगा। ठीक है, मोहन वो घर पहुंच गया होगा। तो आपका इसमें सही आंसर होगा आपकी यात्रा मंगल में हो। ऑप्शन बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे है, में अलंकार है। देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। ये तो बहुत ही सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। देखिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि कहाँ से आप समझेंगे इस प्रश्न को। देखिए तारे क्या लिखा है, तारे, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, तारे।
सेम है बिल्कुल, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अर्थ है जेते तुम तारे, मतलब जितनों को तुमने तारा है, तेते नभ में ना तारे, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं है। यहाँ पर तारे का अर्थ है आसमान वाले तारे, जो आसमान में जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो तारे। और यहाँ पे इस तारे का अर्थ है पार लगाना, मोक्ष, मोक्ष देना, तारे, तारना, ठीक है, वो वाले तार इस तारे का अर्थ है। तो कह रहे हैं जैसे तुम तारे, जितनों को तुमने तारा है उतने तारे तो आकाश में भी नहीं है। तो इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा अलंकार है, रूपक, श्लेष, यमक, बहुरी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा यमक अलंकार। एक उदाहरण और बता देता हूँ इसका, कनक कनकते सुगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, ये वाला जो उदाहरण है ये भी इसी का ही है, किसका, यमक अलंकार का। अगला प्रश्न देखिए, भोजन धन आले, भोजन धन आले, भोजनालय में संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो भोजन धनालय क्या बन जाएगा, भोजनालय बन जाएगा, संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर आपके सामने गद्यांश आ गया है, यहाँ पर आपके सामने गद्यांश है। यदि मैं आपको गद्यांश को धीरे धीरे पढ़ूंगा तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं गद्यांश को थोड़ा जल्दी से स्पीड बढ़ाकर पढ़ देता हूँ। आंसर हम करेंगे, आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे दोस्त लाइव हैं वो क्या करेंगे कि वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे, जिसके बाद में आपको 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। देखिए, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम में सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, किसके, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंश प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। चलिए अब हम नीचे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें से हम देंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। देखिए, किसका अवमूल्यन हुआ है, किसका अवमूल्यन है, जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। तो किसका अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का, सांस्कृतिक अस्मिता का और परंपराओं का, बौद्धिकता का। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा सी, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं, बौद्धिक दास्ता को, अन्याय को, गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, मान्य परंपराओं को। आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकारते जा रहे हैं। आप अच्छे से गद्यांश में से देखकर आंसर देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारी नई संस्कृति कैसी है, हमारी नई संस्कृति कैसी है, आदर्श है, अनुकरण की है, आदर्श प्रतिमानों की है, अच्छाइयों से युक्त है। तो हमारी नई संस्कृति कैसी है, अनुकरण की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, विदेशों के, गांवों के, प्राचीनता के, आधुनिकता के। तो हम किसके झूठे प्रतिमानों को अपनाते जा रहे हैं, आंसर डी सही होगा आपका, आधुनिकता के। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं,
संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या हो रहे हैं। संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियों के क्षीण मतलब नष्ट हो जाने के कारण हम क्या हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है हम? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिग्भ्रमित। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अपनेपन की, छद्म आधुनिकता की, पुरातन पंक्तियों की, नवीनता की। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। आंसर बी आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के, दूरदर्शन और समाचार के, आधुनिकता के। तो किसके सूक्ष्म तंत्र? तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। समाज में किसका क्षरण हो रहा है। समाज में किसका क्षरण हो रहा है। प्रतिष्ठा का, बुद्धि का, आस्थाओं का, अस्मिता का। समाज में जो क्षरण हो रहा है वो हो रहा है, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी आप ऑटोमेटिक ही दे देंगे, अपने आप से देंगे। एक तो 2 से 3 बार आप गद्यांश को पढ़ लेना। तो इसका आंसर जो होगा सी, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा था वो पढ़ा था गद्यांश। अब यहाँ पर हम पद्यांश देखेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा पद्यांश है। हम वापस इसको ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा स्पीड से। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है मेज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो विरन से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाते माना, जीत उसी की ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। हारे नहीं इंसान है, संदेश जीवन का यही है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ठीक है, ये हमने पूरे पद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप थोड़ा सा वीडियो को रोककर और 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि प्रश्नों में क्या पूछ रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है, कवि ने किसको सच माना है। तो इस कविता में कवि किसको सच मान रहा है ये आपको बताना है। तो कवि ने इस कविता में किसको सच माना है। संघर्ष को, सबको, ईश्वर को, मानव को। इस कविता में कवि ने सच माना है संघर्ष को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। शक्तिशाली की, प्रणय के पाते मानने वाले की, धनी व्यक्ति की, अभिमानी व्यक्ति की। तो कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। प्रणय को पाते मानने वाले की। अगला प्रश्न देखिए। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य खुशबूदार चीज़ों का साथ, बगीचे में विचरण करना, जंगल के रास्ते पर, सुविधाभोगी जीवन। जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुविधाभोगी जीवन। आंसर डी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कांटे और कलियां किसके प्रतीक है? यहाँ पर कांटे और कलियां किसके प्रतीक है? सुविधा और आराम के, प्रतिष्ठा और सम्मान के, दुख और सुख के, संपत्ति और सम्मान के। कांटे और कलियां किसके प्रतीक है? कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुख और सुख के। ठीक है। अगला प्रश्न है, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? अर्थात जो व्यक्ति झुक जाता है वो किस तरह से मृत उसको माना जाता है? जैसे वृक्ष से गिरकर फल, जैसे वृंत से झरकर कुसुम, जैसे छत से गिरकर मनुष्य, जैसे लक्ष्य से भटका मनुष्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैसे वृंत से झरकर कुसुम। ये आंसर आपका इसमें सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? तो कवि ने किससे लड़ने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से हमें दी है? चुपचाप अपने आप से लड़ने की, सच से लड़ने की, लक्ष्य से लड़ने की, पराजय से लड़ने की। इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दी है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? जीवन का क्या संदेश बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल वो होगा ऑप्शन सी, इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस कविता के माध्यम से यह संदेश हमें मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? देखिए साकेत एक महाकाव्य, यहाँ पर एक तो ये विराम चिन्ह लगा है, एक ये यहाँ पर ऊपर लगा है। ठीक है, दिख रहा है ना आप, ये यहाँ, तो एक तो ये और एक ये, इन चिन्हों का नाम आपको बताना है। तो इन चिन्हों का नाम क्या है? ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। चिन्हों को ऊपर अच्छे से देख लें आप। देखिए पूर्ण विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम और कोष्टक, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप, कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है साकेत एक महाकाव्य है? तो इसमें जो सही आंसर है वो डी, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पूर्ण विराम तो ये आपका, ठीक है, ये पूर्ण विराम है। उद्धरण चिन्ह जो है आपका ये है, साकेत में जो ये ऊपर लगा है कोमा, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। ये दो तरह का होता है, एक तो इक हरा और एक दुहरा। ठीक है, ये जो साकेत में लगा है इस तरह से, ये इस तरह से लगा है। ठीक है, ये इसको गलत कर लें, ये इक हरा उद्धरण चिन्ह है, और यहाँ पर हम दो दो कर देते हैं तो ये दुहरा उद्धरण चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है आपके शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पूरी तरह से रटा देना चाहिए, शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, स्कूली जीवन होता है उसको बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, ये आंसर आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द है, यहाँ पर बताना है आपको शुद्ध शब्द है कौन सा? शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो सभी की ध्वनि लगभग सेम है, सभी की ध्वनि तो एक जैसी है, लेकिन आपको सही बताना है इसमें से कौन सा है। एक सही है, बाकी तीन गलत है।
तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो होगा उज्ज्वल। ठीक है, ए आंसर आपका सही रहेगा। संधि इसमें व्यंजन संधि, इस कारण से ये शब्द ऐसा बन गया। संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन ज्वल। ठीक है, यहाँ पर जा आने के कारण ये ता का भी क्या बन जाएगा? आधा जा बन जाएगा, इस कारण से उज्ज्वल बन गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आशुभाषण का अर्थ है, आशुभाषण का आपको अर्थ बताना है। विषय को एक दिन पहले बता देना। आशुभाषण किससे कहते हैं? विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, विषय को रटकर बोलना। तो आशुभाषण का अर्थ होता है किसी विषय पर तत्काल बोलना। ठीक है, ये आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। श्रव्य का जो प्रसारण किया जाता है वो किसके माध्यम से रखा जाता है? समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विविध पत्रिकाएं, पोस्टर। तो देखो इन सभी को तो हम पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? सुनते हैं। श्रव्य प्रसारण के माध्यम से रेडियो को रखा जाता है। बी आंसर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। नदी का पर्यायवाची बताना है। नदी का पर्यायवाची बताना है। भवानी, सूर, गिरी, सरिता। आंसर आपका डी होगा इसमें। ठीक है, सरिता नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ है। तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी को ये तो इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जितने भी दोस्त लाइव है कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब आप बताएंगे हमें 30 में से आपके कितने आए, ताकि हमें भी पता चले आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, तो आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और आप वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी आप क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला वीडियो आपके लिए हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जितने भी दोस्त हमारे लाइव हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।